कैबिनेट ने 6 रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने पर आज कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। सरकार ने सरसों में की जो एमएसपी है वो 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई है, तो गेहूं की 150 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर की 425 रुपए प्रति क्विंटल और चने की 105 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ा दी गई है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल, साथ ही विजय सॉल्वेक्स के एमडी विजय डाटा। हमारे साथ जुड़ेंगे केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और मेहता इक्विटीज के राहुल कलांत्री भी। लेकिन सबसे पहले बात यहां पर गेहूं की कर लेते हैं, जहां पर माना यह जा रहा था कि एमएसपी में बढ़त अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। 5 से 7% इजाफे की बात यहां पर सीएसीपी रिकमेंडेशन में भी हुई थी और लगभग उतनी ही बढ़त हमने यहां पर आते हुए देखी भी है। अजय, कैसे देखते हैं आप इस बढ़त को फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या ये अनएक्सपेक्टेड लाइंस है? वेरी गुड इवनिंग। डेफिनेटली ये रिक्वायर्ड ही था, बिकॉज जिस ढंग से इन्फ्लेशन का कंसर्न ग्लोबल मार्केट में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लग ही रहा था कि गवर्नमेंट को प्रोडक्शन को लेकर या सोइंग को लेकर कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे। तो वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सभी कमोडिटीज में लिया जा रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि काफी वेलकम स्टेप है और जरूरी भी है, क्योंकि जिस ढंग से एल नीनो का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, उसी के चलते सोइंग का एरिया बढ़ना चाहिए। तो आई थिंक ये वेलकम स्टेप है। यहाँ से मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक फ्रूटफुल स्टेप लेना चाहिए और प्राइजेस के अंदर थोड़ा एरिया अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन अच्छे रहेंगे, तो वो एक कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। अजय, साथ ही बाकी एमएसपीज भी अगर देखी जाए तो अच्छी खासी बढ़त वहां भी देखने को मिली है। माना यह जा रहा था कि दालों में स्पेशली हम अच्छी खासी एमएसपी बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर किल्लत है और अगर तुअर नहीं है तो मसूर का एमएसपी बढ़ा के उसे एक प्रॉक्सी दाल के तरीके से भी सपोर्टेड किया गया। अब बिल्कुल पल्सेस में हम देखेंगे तो पिछले 2 साल से ही कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं, बट इस बार हमने यील्ड के हिसाब से भी और ग्लोबल मार्केट में भी जो पल्सेस मार्केट टाइट है, उसी के चलते हम देख रहे हैं कि एक प्रॉक्सी तरीका अपनाया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम देखें ग्लोबल मार्केट में पल्सेस की शॉर्टेज बनी हुई है। तो आई थिंक जो एक अभी तक एक हाइप बना हुआ था पल्सेस में, खासतौर से मसूर इन सब में, यहाँ पे एक थोड़ा बहुत उसका कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा, बट दैट विल टेक टाइम। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो ये स्टेप्स है, ये दिखाता है कि गवर्नमेंट कितनी चिंतित है इन्फ्लेशन को लेकर, उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। तो आई थिंक डेफिनेटली पल्सेस पे इसका एक हम बोल सकते हैं थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय। ये तो ओवरऑल एमएसपीज की बात हुई, लेकिन खाली अब गेहूं की बात कर लेते हैं। अजय गोयल जी भी हमारे साथ यहाँ पर अब जुड़ चुके हैं। गोयल जी, आप कैसे देखते हैं वीट की एमएसपी, और क्या ये आपको लगता है अनएक्सपेक्टेड लाइंस है? बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लाइंस है, क्योंकि इसमें 2 चैलेंजेस है गवर्नमेंट के सामने। एक तो जो क्रॉप साइज जो है श्रिंक होता जा रहा है, उसको जो है एनकरेजमेंट देने की बहुत जरूरत है। तो इसकी वजह से जो है हायर एमएसपी विल हेल्प। और उससे बड़ा चैलेंज है जो सरकारी स्टॉक है और जो बफर स्टॉक है और जो सरकार के पास प्रोक्योरमेंट का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पिछले 2 सालों से जो है अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई है। तो बढ़े हुए भावों पे जो है उम्मीद की जा सकती है कि सरकार धीरे धीरे अपना जो एक एस्टिमेटेड प्रोक्योरमेंट होता है वो कंप्लीट कर लेगा इस साल। अगर ये दाम सही रहे तो जो है पता चल जाएगा। गोयल जी, जिस तरह से भाव हमने बढ़ते हुए देखे हैं और जिस तरह से रिपोर्ट्स बताती हैं कि कल और आज में अच्छी खासी गेहूं के भाव दिल्ली में बढ़ते हुए नजर आए, पिछले 6 महीने में 20-22% का इजाफा भी देखने को मिला है। क्या जिस और अवेलेबिलिटी की किल्लत तो है ही, जैसे आप हमें बताते भी रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इस करंट प्राइस राइज को, और सरकार को यहाँ क्या करना होगा इस प्राइस को कंटेन करने के लिए? देखिए, ये प्राइस राइज तो सरकार केवल इंक्रीज एलोकेशन से कंटेन कर सकती है। अगर वो अपना एलोकेशन बढ़ा दें, जो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है कि जैसे जैसे डिमांड आएगी दे विल इंक्रीज द एलोकेशन, और अब जो है वो वक्त आ गया है, अगले 2-3-4 महीने की बात है, जिसमें जो है उसके लिए सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक भी है। अगर वो एलोकेशन बढ़ाना चाहे तो उससे मार्केट्स बहुत जल्दी कूल ऑफ हो जाएंगे, मुझे लगता है। अजय गोयल जी, एज ऑफ नाउ जहां तक के प्राइसेस हैं, और ये बात हम लगातार करते रह रहे हैं कि शायद इंपोर्ट ड्यूटी यहां पर घटाई जाए या एलोकेशन बढ़ाया जाए, वो हमने बहुत टाइमली आता हुआ देखा नहीं है, और इसीलिए सपोर्ट भी यहां पर प्राइसेस में देखने को मिला है। स्टॉक लिमिट्स बढ़ाने पर, रादर स्टॉक लिमिट्स जी हाँ घटाने पर यहां पर सरकार की ज्यादा कोशिश रही है। आगे जाके किस तरह की डिमांड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे आप हमें बताते भी रहते हैं कि नवंबर टू जैन एक पीक पीरियड भी है, तो कितना जल्दी सरकार को यहाँ पर एक्शन लेना होगा? सरकार को बहुत जल्दी एक्शन लेना होगा। अभी दशहरा अगले हफ्ते है और जो है दिवाली भी 2 हफ्ते दूर है, 3 हफ्ते दूर है। तो मुझे लगता नहीं है अब कोई विलंब का कारण है सरकार के लिए। एंड सब लोगों की उम्मीद है इस फ्राइडे जो टेंडर पब्लिश होगा उस पे है
कि जो मिनिमम एलोकेशन है वो 100 से 300 हो जाएगा, ऐसे सबको पूरी उम्मीद है। अगर सरकार इस समय नहीं करता है तो एक भूल रहेगी, क्योंकि फिर जो है बाजार ऑलरेडी तेजी का रुख पकड़ चुका है और फिर उस पर तो जो है आग लग जाएगी। ऑल राइट, तो सभी नजरें इस फ्राइडे को गेहूं के टेंडर पे, जहां पर अगर क्वांटिटी बढ़ाकर 100 से 300 टन नहीं की जाती है तो अच्छी खासी तेजी यहां पर प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। इन एनी केस, क्योंकि अजय गोयल जी, काफी सारे सिटीज एंड स्टेट्स के भाव हम आता हुआ देखते हैं, तो दिल्ली के भाव तो बढ़ ही रहे हैं, काफी बार दूसरी स्टेट्स के प्राइसेस भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। कहाँ पे सबसे महंगी और सबसे सस्ती गेहूं फिलहाल देखते हैं आप? देखिए, सबसे सस्ती गेहूं मेरे ख्याल से यूपी और एमपी के आसपास है। सस्ती अगर ओरिजिन है इसलिए वहां पर सस्ती है, बाकी सब जगह पे किराया जोड़ के जो है वो भाव बन जाते हैं अपने आप। तो आज की तारीख में साउथ में जो है, साउथ इंडिया में 2900 साढ़े 2900 के भाव है आज की तारीख में। तो 30 से बहुत दूर नहीं, और वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अजय गोयल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एमएसपी ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, और सरकार शायद प्रोक्योर भी कर पाएगी इन लेवल्स पे। जैसे कहा कि फ्राइडे का जो गेहूं का टेंडर है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करने के लिए। ये तो बात हुई गेहूं की, लेकिन अब हमारे साथ विजय जी भी हैं। विजय जी नमस्कार। सरसों की जो उम्मीद थी उससे शायद हल्का सा कम हमने यहाँ पर एमएसपी बढ़ता हुआ देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी 200 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा आप कैसे देखते हैं? नमस्कार मनीषा जी। मुझे उम्मीद 200-250 के बीच में ही थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट लास्ट ईयर डिफेंड नहीं कर पाई थी 5450 पे भी, और थोड़ी देरी से उन्होंने परचेज शुरू की थी। हम ये इस भाव को रीजनेबल मानते हैं। सरसों तेल इस समय सबसे महंगा तेल है और तेलों के इम्पोर्टेड के मुकाबले। पाम ऑयल से तो करीब 20-25 रुपए किलो महंगा है, और सनफ्लावर और सोया से भी महंगा है, और डोमेस्टिक ऑयल से भी महंगा है। तो इसको ज्यादा तेजी अच्छी नहीं है गवर्नमेंट के लिए लिहाज से। जो गवर्नमेंट का महंगाई का स्तर जो चाहती है उस हिसाब से 200 रुपए रीजनेबल लगता है। विजय जी, काफी हमने यहाँ पर किसानों से, ट्रेड एक्सपर्ट से बात की है, और माना यह जा रहा है कि इस बार कुछ मूव हम यहाँ पर बुआई के हिसाब से आता हुआ देख सकते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो माना जा रहा है कि शायद चना और गेहूं इतना ज्यादा फेवर में नहीं रहेंगे। मिलेट्स या जो फसलों को ज्यादा पानी नहीं लगता, जिनको 4-5 इरिगेशन के राउंड्स नहीं लगते, उन फसलों पर यहाँ पर तवज्जो रहेगी। क्या बहुत बड़ी मूवमेंट आप खाने के तेलों के लिहाज से भी देखते हैं बाकी स्टेट्स में? देखिए, मस्टर्ड की जो बेल्ट है, मेन राजस्थान, गुजरात। जी हाँ, सरसों ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा राजस्थान गुजरात में यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, और वहां पर किस तरह के रुझान है जानना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि काफी सारी स्टेट्स की तरफ से अब ये इंडिकेशंस आने लगे हैं कि कुछ फसलों के बीच में यहाँ पर कितना बुआई का एरिया कहाँ पर जाता है उस पर एक नजर होगी। तो जैसे आप हमें बता रहे थे, राजस्थान और गुजरात में कुछ ट्रेंड मूवमेंट देखते हैं आप? विजय जी, आप ट्रेंड मूवमेंट देखते हैं गुजरात राजस्थान में सरसों को लेकर? देखिए, मेरा मानना ये है कि सरसों की सोइंग लास्ट ईयर से के बराबर हो जानी चाहिए। 5-7% घट सकती है, ज्यादा नहीं हो। कुछ एरिया चेंजेस हो सकते हैं, कुछ एरिया में शिफ्ट होगा, तो कुछ एरिया ऐड भी होंगे नए इस साल। और त्योहारों से पहले किस तरह की मांग बनता हुआ देख रहे हैं, और किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं फिर बाकी के 2023 के लिए? सरसों के तेल जनरली 15 नवंबर तक पीक आ जाता है, उसके बाद में फसल नजर आने लग जाती है खेतों में। और दिवाली भी उसी के आसपास है। थोड़ी डिमांड है सरसों तेल में, काफी अच्छी डिमांड है। 5-6 रुपए किलो नीचे भाव से बढ़ भी गए हैं। नीचे में 100-102 बिक गया था, जो 107 रुपए हो गया है। दिवाली तक हो सकता है इसमें और 3-4-5 रुपए किलो बढ़ जाए, 110-12 रुपए किलो तक हो सकता है। ओके, तो हल्की सी बढ़त यहाँ पर सरसों में देखने को मिली है। जहां तक एमएसपी की बात है, ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस है। सबसे महंगा है सरसों तेल इस वक्त यहाँ पर, और बहुत ज्यादा एमएसपी हाइक की एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से त्योहारों की मांग है तो कुछ और तेजी हम यहाँ पर भावों में बनता हुआ सरसों में भी देख सकते हैं। एक तरफ तो एग्री कमोडिटीज में उठापटक अच्छी खासी है। हम बाजारों में यहाँ पर एमएसपी पे रिएक्शंस तो आता हुआ देख ही रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरह के 2 नोटिफिकेशंस आज आ जाए, एक चीनी को लेकर जहां पर एक्सपोर्ट प्रोहिबिशन 31 अक्टूबर के आगे भी जारी रहेगा, और दूसरा चावल को लेकर जहां पे हमने देखा कि सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सपोर्ट यहां पर कुछ कंट्रीज को यहां करने वाली है। क्लियरली अजय, जिस तरह का मूव्स आज कमोडिटी मार्केट्स में देखने को मिले हैं, आपकी टॉप पिक्स यहां पर अब एग्रो में कहां होगी? डेफिनेटली मनीषा जी, अगर हम बात करें तो पूरे ही कमोडिटी पैक में काफी बड़ा उठा पटक है। अगर एग्री कमोडिटी की बात करें, कल तक हमने पूरे मसाले में अच्छी खासी तेजी देखी थी।
आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना जरूर चालू हुआ, बट फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है। तो बेटर बाय ऑन ड्रॉप की स्ट्रेटजी बना के यूज करें। सबसे पहले अगर हल्दी की बात करते तो हल्दी में मुझे लगता है कि 14,000 का लेवल अच्छा रहेगा लेने के लिए। 13,850 के स्टॉप लॉस से 14,400 तक के लेवल हल्दी में मिलेंगे। वहीं जीरे में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी बड़ी रैली के बाद। 56,200 तक का एक सपोर्ट बन रहा है, वहां पे बाइंग करके चलना चाहिए। 55,700 के स्टॉप लॉस है और 57,500 तक के टारगेट मिलेंगे। धनिया में थोड़ा वेट करना चाहिए, लेकिन गवार में अगर हम देखें काफी सुस्त कारोबार है, बट की लेवल्स के ऊपर है, जिसके चलते 5780 पे लेके चलिए। 5700 के स्टॉप लॉस से 5950 का टारगेट रहेगा। एंड अंत में गवार गम की अगर बात करें तो 11,800 पे लेना चाहिए। 12,000 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। ऑलराइट, तो धनिया, हल्दी, गुआर सीड और गुआर गम में खरीदारी की एक्सपेक्टेशन वहां पर ऑलमोस्ट अपर सर्किट पे होता हुआ कारोबार। 14,400 का टारगेट आपने यहां पर दिया है अजय, लेकिन जिस तरह की चाल यहां पर है, क्या ये आपको लगता है सस्टेन करेगा, होल्ड करेगा 14,000 के ऊपर? डेफिनेटली अगर हम मनीषा जी अगर हम बात करें तो जो सोइंग को लेकर जो कंसर्न था वो अब धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। हमने देखा कि जो यील्ड है, यील्ड में भी ड्रॉप है, तो वॉलिटिलिटी नो डाउट ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि 14,000 का लेवल इजीली होल्ड कर सकता है। पिछले हफ्ते में भी हमने जब 13,500 13,800 का लेवल देखा तो लोअर लेवल पे बाइंग बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक 14,000 इज गुड टू बाय अगेन। ऊपर में 14,500 14,800 तक के लेवल वापस देखने मिल जाएंगे। नॉन एग्री में भी उठापटक अच्छी खासी है। सबसे पहले आपके टॉप पिक्स ही जानना चाहेंगे यहाँ पर राहुल। थैंक यू मनीषा। टॉप पिक्स में हम देखें तो हमें लगता है कि क्रूड ऑयल टॉपिक रहेगा, जहां पे हमें लगता है कि यहाँ से और बढ़त बनती हुई दिख रही है। 73.35 74.10 के वहां पे मूव करते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है 75.10 से लेके तो 75.50 तक के टारगेट आज या कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे हम यदि इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल में WTI क्रूड $88.50 के वहां पे चल रहा है। हमें लगता है कि $91 तक के लेवल WTI क्रूड में। वहीं पे ब्रेंट की बात करें तो $92 अभी राइट नाउ चल रहा है। 95 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट वहां से फिर से हो सकता है एक सेलिंग प्रेशर बने। बट ओवरऑल सारी नजर जो रहेंगे वो अभी इजराइल और हमास के ऊपर रहेंगे। जियो बाइडन वहां पे है, तो किस तरीके से वो कूल डाउन होता है या और इंटेंसिफाई होता है, ये देखने वाली चीज रहेगी। तो हमें लगता है कि पर क्रूड ओवरऑल टॉपिक रहेगा, बाइंग इनिशिएटिव किया जा सकता है इसी लेवल पे। ऑलराइट, कच्चे तेल में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, और जियोपॉलिटिकल तो एक तरफ है, चाइना का जीडीपी नंबर काफी स्ट्रांग आया, यूएस में इन्वेंट्री डिक्लाइन की बात है, तो काफी तरीकों से तरफों से यहाँ पर हमने सपोर्ट कच्चे तेल में आता हुआ देखा है। लेकिन राहुल, जो चाइना का जीडीपी है उसका कुछ फायदा यहाँ पर मेटल्स में भी आता हुआ नजर आया, लेकिन क्या वो इनफ है यहाँ से भी बाइंग रिकमेंडेशंस लेने के लिए? मनीषा, आज का जो चाइना का जीडीपी डाटा है वो काफी अच्छा था। ओवरऑल हमने उसका एक पुल बैक देख चुके हैं मॉर्निंग सेशन में, बट उसके बाद हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली मेटल स्टेबल है। तो एक जो इम्पैक्ट आना था चाइना के जीडीपी का वो हमें लगता है कि आ चुका है। अब यहाँ से फिर से हमें लगता है कि बेस मेटल एक फ्रेश न्यूज का वेट कर रहा है कि जहाँ से वो वापस से ऊपर की तरफ जंप देते हुए दिखे। एक बात करें तो यदि हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो दोनों ही गोल्ड सिल्वर अपने अपने लेवल के रेजिस्टेंस पे वहां पे काम करते हुए दिख रहे हैं। गोल्ड जहां पे हमने देखा $1940 के वहां पे मूव कर रहा है, हम मल्टीपल टाइम देखे $1950 से नीचे आते हुए दिख रहा है। वहीं पे सिल्वर के अंदर भी 2350 के वहां पे मूव करते हुए दिख रहा है। अगर आज ये गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा प्रेशर बनता है तो हम देखेंगे फिर से जो आज बढ़त बेस मेटल ने बनाई है वो गवाते हुए दिखेंगे। तो बेस मेटल में ओवरऑल अभी के लिए वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। हमें लगता है कॉपर 698 के लेवल आते हैं तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 694। ऊपर में टारगेट 705 to 707 तक के देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, खरीदारी की राय यहाँ पर मेटल्स पे आती हुई, स्पेशली कॉपर में, जहाँ पर हमने 700 के लेवल कुछ हद तक डिफेंड होते हुए देखे हैं। उसके ऊपर कारोबार फिर से यहाँ पर लौटता हुआ नजर आया है। लॉन्गर टर्म फंडामेंटल्स तो यहाँ पर स्ट्रांग है ही, नियर टर्म में ऑफकोर्स थोड़ी सी उठापटक यहाँ पर अभी भी बरकरार है। अजय, आपका कोई टॉपिक जो आप बेस मेटल्स में देखना चाहते हो? नहीं भाई जी, अगर हम देखें तो अभी तक इवेंटलेस रहा है पूरा बेस मेटल। जिस ढंग से उम्मीद थी चाइना से वो बिल्कुल भी नहीं आ पाई। नो डाउट आज के डेटा के बाद थोड़े बहुत सपोर्ट लिए, खास करके एलएमई पे नजर रखें तो कॉपर 8,000 के ऊपर और जिंक करीबन 2450 के करीब है। ये काफी अच्छे संकेत है, बट सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है अभी भी कॉपर और जिंक ये दो बैट रहनी चाहिए, जहाँ पे कॉपर में मुझे लगता है कि अगेन 700-701 के करीब लेना चाहिए 97 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड लिमिटेड रहेगा, बट 708 तक का लेवल मिल जाएगा। जिंक के अंदर भी मल्टीपल ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि 220 के ऊपर होल्ड करने पे
एक अच्छा खासा बाउंस मिल जाता। तो आई थिंक 220 पे लेना चाहिए, 218 का स्टॉप लॉस रहेगा, 224 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। बात अब यहाँ पर चांदी की, जैसे आपने कहा कि मुनाफा वसूली राहुल यहाँ पर देखने को मिल सकती है जिस तरह से मेटल्स में कारोबार है। सोने पर अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी उठापटक जारी है। पिछले हफ्ते की 5% की बढ़त के बाद इस हफ्ते भी ऑन द पॉजिटिव साइड अब यहाँ पर कारोबार है वीक ऑन वीक बेसिस के हिसाब से। लेकिन 60,000 के स्तर कब तक आपको लगता है कि आ जाएंगे? 60,000 का लेवल हो सकता है आज ही हमें शाम में देखने को मिल जाए, बट 60,000 के ऊपर लेवल यदि सस्टेन करता है तो वो एक बड़ी बात रहेगी। हमें लगता है कि 60,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट 60,220 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जहां पे उसके ऊपर यदि गोल्ड सस्टेन करता है तो फ्रेश हम बाइंग या फ्रेश रैली देखने को मिल सकती है। अदरवाइज हमें लगता है कि 60,100 के लेवल दिखाने के बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वहीं पे हम जैसे कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट की भी बात करें तो 1940 के लेवल मूव करते हुए दिख रहे हैं। मल्टीपल टाइम हमने देखा है 1950, 1955 के वहां से एक सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिखता है, जो कि हमें 1910 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस लेवल के अंदर फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं रहेगी। हाँ, 1955 के ऊपर यदि सस्टेन करता है इंटरनेशनल में तो डेफिनेटली हमें फ्रेश एंट्री लेना चाहिए गोल्ड के लिए। बट आज पूरी निगाहें जो रहेंगी वो जियो बाइडेन के ऊपर रहेंगी कि किस तरीके से वहां के डेवलपमेंट होते हैं इजराइल हमास के बीच में, और यदि कुछ नया अपडेशन या नया कूल डाउन नहीं होता है तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर एक नए रैली के लिए तैयार रहेंगे। वेल एब्सोल्युटली एक सेफ हेवन खरीदारी हमने यहाँ पर कच्चे तेल में एज अ जियोपॉलिटिकल प्रीमियम आता हुआ देखा है। सोने में अच्छी खासी बढ़त रही है, चांदी का भी काफी हद तक वही हाल है। एक सेफ हेवन बाइंग अक्रॉस इन 3 कमोडिटीज में हमने बाजार में बनते हुए देखी है। एंड ऑफ कोर्स चाइना का जो जीडीपी नंबर्स था वो ऑन द पॉजिटिव साइड भी था। आपका क्या व्यू है यहाँ पर अजय, आप कैसे देखते हैं सोने को? जैसे राहुल ने कहा कि 60,000 का स्तर तो शायद आज ही यहाँ पर शाम को आ जाए, हम उस तरह के हफ्ते में भी हैं क्योंकि जो बाइडेन अब आगे क्या स्टेटमेंट देंगे, बाकी कंट्रीज क्या कहती हैं पर काफी डिपेंड करेगा। पर उसके अलावा यूएस फेड ऑफिशियल की स्टेटमेंट्स भी आनी है, जेरोमी पावेल की स्टेटमेंट भी इसी हफ्ते में है, तो काफी उठापटक की एक्सपेक्टेशन आने वाले 2-3 दिनों में है। इस बीच में सोने में आप कैसा निवेश करेंगे? देखिए डेफिनेटली जो वॉर प्रीमियम हम बोलते हैं वो ऑलरेडी एक हफ्ते में देखा गया है, तो टेक्निकली तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन जरूर बनता है। बट आप ये देखिए कि पिछले साल भी हमने जब रशिया यूक्रेन का वॉर देखा था उसके बाद ये कंटिन्यू एस्केलेट होता गया है। तो सिमिलरली अभी अटकले आज का जो विजिट है वो कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वॉर पे भी इम्पैक्ट देगा, बिकॉज अब तक हम देख रहे हैं कि यूक्रेन को जो सपोर्ट कर रहा था वो यूएस कर रहा था, बट कहीं ना कहीं यूएस का डाइवर्शन अगर यहाँ पे इजराइल की तरफ बढ़ता है, गाजा की तरफ बढ़ता है, तो वहां पे भी कुछ कंसर्न बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ व्हाट वी कैन से कि बाय ऑन ड्रॉप की स्ट्रेटेजी बना के चलना चाहिए। 60 का तो इमीडिएट है, बट जो मैं पहले भी लेवल्स बता रहा था कि 62-64 के लेवल भी हम दिवाली तक या फिर लेट्स से ईयर एंड तक देख पाए, क्योंकि डॉवी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमने फेड के मेंबर से भी आना चालू हो चुके हैं, जो पहले नवंबर में हाइक देख रहे थे अब दिसंबर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर थोड़ा एक करेक्शन जरूर ड्यू है, बट कहीं पे भी शॉर्ट नहीं करना है। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर 59,700 750 पे भी अगर थोड़ा भी मिले लेके चलिए, अनलेस अनटिल 59,200 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, 60,000 60,400 तक के लेवल मिल जाएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड कि वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड कीजिए, वो ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है जहां पे हम 60,000 के कॉल लेके चल सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में शार्प फॉल देखा गया है। करंटली भी आप देखेंगे तो 83.75 के करीब 0.25% की गिरावट के साथ ये रेशियो ट्रेड कर रही है। तो कहीं ना कहीं जब भी ये रेशियो ड्रॉप होता है तो चांदी में आउट स्विंग ज्यादा आता है। तो मुझे लगता है एज कम्पेयर टू गोल्ड सिल्वर मुझे आउट परफॉर्मिंग ज्यादा लग रहा है, जो इमीडिएट टारगेट 73,500 तक का लेवल देख सकते हैं। वेल एब्सोल्युटली, अगर गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो के साथ यहाँ पर बात की जाए तो चांदी में बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है अगर आप ट्रेड यहाँ पर कर रहे हो। बहुत शुक्रिया राहुल एंड अजय, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर अपनी स्ट्रैटेजीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर भी करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।